जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड। ठीक है, आज हम देखेंगे ये करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा होता है पेपर। इसमें अगर मैं एवरेज लूँ तो सबसे कम नंबर आते हैं। ठीक है, जीएस 4 में सबसे ज़्यादा नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है, फिर जीएस 2 में होती है, फिर जीएस 1 में होती है और सबसे लास्ट में देखें तो जीएस 3, यही जो आज हम करने जा रहे हैं इसमें होती है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो इकोनॉमी होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी होता है, साइंस टेक्नोलॉजी भी होता है, आपदा प्रबंधन भी होता है और सिक्योरिटी का भी टॉपिक होता है। तो काफ़ी डाइवर्सिटी है, इसीलिए क्वेश्चन में डाइवर्सिटी होती है और आपको काफ़ी सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए इसमें नंबर कम भी आते हैं और करंट अफेयर्स बेस्ड होता है तो थोड़ा और। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में भेद कीजिए। आईएसडीआई को समावेशी समृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है? पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है? आपसे मानव विकास सूचकांक जिसे हम एचडीआई कहते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, और एक दूसरा होता है आईएचडीआई, असमानता समायोजित मानव विकास। पहले ये आया फिर ये आया होगा, इसमें दूसरे वाले में क्या है? असमानता को समायोजित किया गया है। ठीक है, तो दोनों में भेद क्या है? करंट अफेयर्स में चीजें रही होंगी और स्टैटिक में भी पढ़ाई जाती हैं, तो ये टफ क्वेश्चन नहीं कहेंगे, सूचकांक पे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी में जो 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे वो अभी सूचकांक पर भी आया है, तो सूचकांक पे दो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, एक ये एक 11 नंबर का भी हम देखेंगे। तो ये बताना है आपको, फिर बताना है समावेशी समृद्धि का एक बेहतर सूचक इसे क्यों माना जाता है। कई देश इसके जो इंडेक्स है इसको मानने से भी इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट है, बस दूसरे वाले में क्या है, इनइक्वालिटी को एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही बतानी है चीजें। वाई आईएसडीआई कंसीडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इंक्लूजिंग ग्रोथ। फिर कहा गया है जो आईएसडीआई है लास्ट वाला, उसको हम बेहतर क्यों मानते हैं, ये वाला बेहतर क्यों है, क्योंकि ये बेहतर नहीं है, ऐसा क्यों है, ये आपको बताना है। तो मैं इसे इजी क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि आप पढ़ते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है, इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है। तो आप देखते होंगे, भारत को ही देख लो, आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहा है, द्विपक्षीय व्यापार हम कितनी बड़ी मात्रा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ, कतर के साथ या अन्य जो भी देश हैं, हम चाह रहे हैं द्विपक्षीय वार्ताएं जो भी है हमारी वह फ्री ट्रेड भी हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। सब लोग अपना संरक्षणवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मतलब अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। What are the challenge before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism? तो फ्री ट्रेड से दूर भाग रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तो चीजें और बेहतर हो जाए। लोग क्यों फ्री ट्रेड से दूर भागते हैं? क्योंकि फ्री ट्रेड होगा तो कुछ देशों को घाटा होता है उसमें, तो वह नहीं चाहते फ्री ट्रेड करना, जिनको फायदा होता है वो फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। और ये तो आपको पता ही, मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षीयता, अगर बहुपक्षीयता होती है तो मतलब दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम यहाँ से भी खरीद सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अगर ये लफड़ा कर रहा है तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम तीन से अलग से खरीद सकते हैं चीजें। लेकिन एक ही व्यक्ति से हमें खरीदना पड़े तो समस्या होगी। जैसे जिन चीजों पर चीन पर निर्भर है देश, वह चीज जब चीन बंद कर देता है देना तो लोग झटपटाने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा, तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। प्रोटेक्शनलिज्म एंड बायलेटरलिज्म, हाउ कैन दीज चैलेंज टू बीट? तो ये क्वेश्चन
आप एडिटोरियल से कर सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ते रहिए, एडिटोरियल मेंस में बहुत काम आते हैं। और सिर्फ वीडियो मत देखिए, न्यूज़पेपर खुद पढ़िए। पहले दिन, दूसरे दिन, महीना भर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत फायदा होगा और ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको एडिटोरियल से कनेक्ट करते हुए आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या। आप जानते हैं भारत में किसान वही फसल उत्पादित करते हैं जिनका मूल्य उच्च हो। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप इन इंडिया। तो कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो फार्मर्स को, किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाने में कहते हैं कि उच्च फसल मूल्य वाली फसल उगाओ। तो आप जानते हैं उच्च मूल्य वाली फसल तो पहली बात तो रुपया ही है। उच्च मूल्य वाली फसल उगाएंगे तो रुपया ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। दूसरा, कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो मौसम के अनुसार ज्यादा चेंजेस नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ गन्ना लगाया जाता है, शुगर केन की खेती होती है, क्यों? क्योंकि उसमें अगर पानी नहीं भी बरसा तो हम नीचे से ग्राउंड वाटर से रिचार्ज कर देंगे, सिंचाई कर देंगे। अगर पानी बहुत बरस गया तब भी उतना दिक्कत नहीं आएगी कि घाटा हो जाए। लेकिन धान, गेहूं, सरसों ऐसी चीजें हैं कि समय अनुसार बारिश ना हो, गलत समय पर बारिश हो जाए, चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही फैक्टर आपको बताने हैं, कौन से फैक्टर हैं जो किसानों को उच्च मूल्य वाली फसल को, क्योंकि आप देख रहे हो दाल हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम तेल खाने वाला बाहर से मंगाते हैं, क्यों नहीं सर? जो किसान है उनको पैदा करता है, क्या कारण है? क्यों हम उच्च मूल्य वाली फसलों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। किसकी बात की गई? कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला कृषि वस्तुओं की क्या है? एलोबरेट द स्कोप इन सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इन इंडिया। आपूर्ति श्रृंखला, जो सड़कें बन रही हैं, अब ये सड़क का जाल इतना क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि चीजें जल्दी पहुंचे, ठीक है, सप्लाई चेन बेहतर हो। अगर यहाँ से कोई चीज यहाँ पहुंचानी है तो यहाँ से यहाँ जाने में बहुत कम समय लगे, ये ना हो कि एक दिन में भेजना था 3 दिन जाम में ही चला गया। इसीलिए इतने आप फ्लाईओवर देखते होंगे, फ्लाईओवर पे चढ़ो और निकल जाओ, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो अंदर घुसने की। ठीक है, तो इसीलिए फ्लाईओवर इतने ज्यादा बनाए जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। किसकी बात की गई? संलयन कार्यक्रम ऊर्जा, फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम, निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना, अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर आईटीईआर, आपने इसको पढ़ा होगा। आईटीईआर क्या है? आईटर में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। आईटर क्या है? पहली बात तो यही पता हो आपको, अगर ये नहीं पता होगा तो आप इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस योजना की सफलता के क्या निहितार्थ है? अगर ये सफल हो गया, अंतरराष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, अगर ये सफल हो गया तो वैश्विक ऊर्जा में कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे चीजें चेंज होगी? तो फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टेडीली इवॉल्व ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड। धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा है। मेंशन इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? भारत का क्या योगदान है आईटर में? आईटर कहाँ है? क्या फ्रांस में है या कहीं और है? आप इसके बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, आईटी के बारे में। ठीक है, 6 देख लेते हैं। भारतवर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? आप सुन रहे हैं 2047 तक ये करेंगे वो करेंगे, तो 2047 तक के जो भी चीजें हैं वो आप याद करिए, क्योंकि कभी भी मेंस में 2027 का जिक्र करके आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि 2027 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे, 2027 तक ये हो जाएगा, 2027 तक वो हो जाएगा, ये सब चीजें चल रही है। तो क्वेश्चन अगली बार भी 2047 को रिलेटेड करके आ सकता है। वहाँ क्वेश्चन हो सकता है किसी और तरीके से पूछा जाए, इन्वायरमेंट का पूछ दिया जाए, इकोनॉमी से पूछ दिया जाए, यहाँ साइंस टेक से पूछा गया। ठीक है, तो 2047 तक की बातें जो भी चल रही हैं उसके ऊपर आपको विचार विमर्श करते रहना है खुद से। भारतवर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है?
जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण होगी? तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे महत्वपूर्ण होगी? बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा? बायोटेक्नोलॉजी कैसे सहायता कर सकती है स्वच्छ प्रौद्योगिकी में? हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो भी क्लीन टेक्नोलॉजी से, ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो ये भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, मेन वही है, आप एडिटोरियल पढ़ते रहें, स्टैटिक पोर्शन पहले कंप्लीट करें, पूरा नोट्स वगैरह बनाएं, जब स्टैटिक कंप्लीट हो जाए फिर आप न्यूज का भी तड़का उसमें लगाते रहें, क्योंकि न्यूज जो है ना वह GS3 में बहुत महत्वपूर्ण है। GS3 में बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका साइंस टेक हो, सुरक्षा वाला हो, सिक्योरिटी, ये सब कहीं ना कहीं करंट से रिलेट होकर ही आते हैं। 7 नंबर देख लो, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, कार्बन अवशोषण, उपयोग और भंडारण, जो हम CCUS पढ़ते हैं ना, कैप्चर करो, उपयोग करो और स्टोरेज भंडारण करो। इससे क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में संभावित भूमिका बताओ, कैसे हम जलवायु परिवर्तन में निपट सकते हैं इसकी वजह से। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। तो जो 2026 में तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एग्जाम देने की, वह लोग इन पेपर्स को सॉल्व भी करें बैठकर, ठीक है, क्योंकि उन्हें अगर नहीं हो रहा है उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है, तो अभी आप बहुत पीछे हो, थोड़ा पढ़ाओ इसको। भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। क्या मतलब है? मान लो ये हमारा क्या है, तटीय जो सीमा है वह है, इधर आपका समुद्र है, समुद्र को दूसरे कलर से बना, इधर आपका समुद्र है मान लो। अब इधर तो आपका बढ़िया पानी भरा हुआ है, पीने वाला अंदर, लेकिन इधर का जो पानी है ना समुद्र वाला, वो बार बार इधर आता है। समुद्र का पानी तो नमकीन है, नमकीन पानी इधर आएगा तो ये भी नमकीन हो जाएगा, तो पीने योग्य नहीं बचेगा। तो इसके बारे में बात हो रही है। भारत में तटीय जलभृत में, जलभृत मतलब ग्राउंड वाटर जो होता है उसे कहते हैं। यही क्वेश्चन पेट 2025 का भी यूपी में हुआ है, वहां क्वेश्चन ये पूछा गया था, जलभृत मतलब क्या, ग्राउंड वाटर पानी जो है। भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ का एक मुख्य चिंता का विषय है। तो क्या है ये बात मैंने बता दी, समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है, ऐसी आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय भी बताओ। तो क्यों ऐसा है कि तटीय के अंदर पानी समुद्र का भर जाता है, और उससे निपटने के उपाय भी आपको समझाने हैं। सी वाटर intrusion in the coastal aquifers is a major concern in the region. What are the cause of seawater intrusion? Remedial measure to combat this chart. ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। क्वेश्चन आना ही था क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में घटना घटित हुई उसके बाद ये क्वेश्चन बनना स्वाभाविक था। इंटरनेट सिक्योरिटी से आया है क्वेश्चन, आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। तो इसमें आप पूरी PhD करके बैठे होंगे, इस पर तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ ये भी है कि आपको कम शब्दों में बढ़िया बात लिखनी है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए कि कम शब्दों में बढ़िया बात कैसे लिखी जा सकती है। आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है, ठीक है, क्या भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है? सामसायिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। अब सामसायिक उदाहरण वही, सबसे बड़ा उदाहरण वही है। राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाए गए? अब ये राज्य जो लिखा है ना, रे राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, नागालैंड नहीं है। राज्य यहाँ पर भारत की बात की गई है, भारत कंट्री की बात की गई है। राज्य द्वारा कौन जवाबी उपाय अपनाए गए हैं? आप समझ रहे हो ना किस घटना की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। आज सिंपल से उसी घटना के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि आतंकवाद बताओ, फिर उदाहरण वो बता दो पहलगाम वाला, और जवाबी उपाय अपनाए गए हैं राज्य के द्वारा, यानी स्टेट के द्वारा, भारत के द्वारा, वो समझा दो। क्वेश्चन टफ है? नहीं टफ है। बस आपको क्या करना है, जो आपके दिमाग में कहानी चल रही है उसको सिर्फ 150 शब्दों में लिखना है। मेन कहानी यही है कि कैसे 150 शब्दों में लिखोगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कोरेज, स्कॉर्ज जो भी हो, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, इंडिया में कैसे चल रहा है, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दे दो, और बात आर द काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। मेन बात यहाँ पे लिखा है उसने, आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। तो आपके पास हजारों एग्जाम्पल हैं, आप भारत का बता सकते हो, आप
अमेरिका में हमला होते हैं वो बता सकते हो। तो ये करंट अफेयर्स में आप देखते रहते हैं, आतंकवाद वहां हमला कर दिया, वहां ये कर दिया, वहां से क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वामपंथी उग्रवाद 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद की तरफ बढ़िया काम कर रही है वर्तमान सरकार, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ हुई हैं, और इस पे क्वेश्चन बनने की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्यों बन गया, ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, क्योंकि बढ़िया काम हो रहा है। और आप देखते भी हैं कि वहां भी सड़क वगैरह बन रही है और काफी काम हो रहा है, तो क्वेश्चन बनना प्रबल संभावना थी। तो करंट अफेयर्स में जो चीज बहुत मुद्दे की है ना, अब आप नए हैं, 1 साल हुआ आपको आए, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स से कौन सा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो 5-6 साल से हैं हमारे जैसे लोग, वह पकड़ लेते हैं कि इससे क्वेश्चन बन सकता है मे बी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में कहूँ बन जाएगा, आप कम से कम 500 क्वेश्चन सोचोगे तो उसमें से हो सकता है कोई 2-4 क्वेश्चन बन जाए, 10 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें, लेकिन आपने अगर सोच लिया और वही क्वेश्चन आ गया तो आपके बेनिफिशियल हो जाते हो। जैसे यही है ऊपर वाला टेररिज्म वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपको ये नहीं लगेगा ये क्यों पूछा गया, सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, घटना घटित हुई, यहाँ पे वामपंथी उग्रवाद इतना सब काम चल रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप LWE से क्या समझते हो ये बताना है आपको। अब जिसने पढ़ा ही नहीं LWE क्या है, वामपंथी उग्रवाद क्या है, तो दिक्कत होगी, ये बताना है। जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है, LWE को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडिटोरियल पे फोकस्ड रहिए, बहुत अच्छे से उसे पढ़िए, केवल यूट्यूब मत देखिए, पढ़िए, खुद से पढ़िए तो चीजें और समझ में आएगी। 11 नंबर जो मैंने बोला था, पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, यहाँ देखो, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो वहां पूछा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या पूछा था, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स था, इंडेक्स पे क्वेश्चन था। यहाँ क्या पूछा है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में, तो रिपोर्ट हो गई, इंडेक्स हो गया, सूचकांक हो गए, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में। आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हाँ उस पर नजर बनाए रखिए अपनी। समझाइए किस प्रकार FHI भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण में के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहले पता हो, आप ये बता दो कैसे लिखना है। मेंस आंसर राइटिंग कॉपी जो टॉपर्स की है वो मैं करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसका लाभ उठाइए, कैसे लिखा जाता है उत्तर। तो पहले तो आप ये बताओगे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है क्या, कौन जारी करता है, इसके बारे में बताओगे, फिर आगे की कहानी बताओगे। किस प्रकार यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसके जो उद्देश्य है, क्यों लाया जाता है, क्या है ये, वो पता होगा तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। चलिए 12th, PLI योजना पे क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है। PLI योजना आई थी, इससे कुछ फायदा भी हुआ, हो सकता है कुछ नुकसान भी हुआ हो, लेकिन फायदे बहुत हैं, आप उसको गिना सकते हैं। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के तर्काधार की विवेचना कीजिए। ये क्या था कि अगर आप इस लिमिट के ऊपर उत्पादन करते हो तो आपको उसमें छूट मिलती थी। मान लो आप 100 मोबाइल का उत्पादन कर रहे हो, हमने बोला अगर 100 से ज्यादा आप मोबाइल उत्पादित करोगे, जितने भी, उन सब मोबाइल पर हम ये फायदा देंगे। हो सकता है टैक्स ना लें, हो सकता है आपको ये ना करना पड़े, वो ना कर, कुछ चीजें हम फायदा देंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोत्साहन होगा, कंपनी को मिलेगा और वह चीजें और ज्यादा डेवलप करेगी और ज्यादा प्रोत्साहन करेगी, जिससे रोजगार बनेगा और मेक इन इंडिया भी होगा। तो मेक इन इंडिया के लिए ये काम चलाया गया था। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के तर्काधार की विवेचना कीजिए, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, किस प्रकार इस योजना की कार्यपद्धति का परिणामों में सुधार किया जा सकता है, अपने विचार भी यहाँ देने हैं, उपलब्धियां भी बतानी है। आज हम मोबाइल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम इम्पोर्ट करते थे, मंगाते थे, अब बेच रहे हैं, क्यों, इसमें PLI का भी योगदान है। डिस्कस द रेशनल ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, व्हाट इज अचीवमेंट्स, अचीवमेंट बताने, ठीक है, और आप क्या इसको इम्प्रूव करने के लिए चीजें बता सकते हो वो बताओ। कब पता चलेंगी, जब आप एडिटोरियल पढ़ते रहोगे, PLI पे एडिटोरियल आते रहते हैं, आप देखेंगे। 13, भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए, भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। 3 क्वेश्चन है, पहले तो घटता भूजल, दूसरा वह क्यों घट रहा है उसके कारक बताओ, क्या कारण है क्यों घट रहा है, फिर सरकार ने क्या कदम उठाए,
जिससे ग्राउंड वाटर जो है वह और नीचे ना जाए। क्या सरकार ने कदम उठाए? 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको बता सकते हो। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेक्टिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट मिटिगेशन डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। आप सिंपल से एग्रीकल्चर बता सकते हो, इंडस्ट्री भी बता सकते हो। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ नहर भी है वहाँ भी मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि कैसे नहर होने के बावजूद हम ग्राउंड वाटर से सिंचाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, ये भी टॉपिक आपके मेंस में एटीज लिखा हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण पूरा पॉइंट है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेखित कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार से परीक्षण करना है। पहली बात तो एग्जामिन द स्कोप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पहली बात तो यही हम कह सकते हैं कि इतनी जनसंख्या है ना कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं, कितनी भी बना लो। ठीक है, क्योंकि इतनी जनसंख्या है कि घाटा होने ही वाला नहीं है। मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। क्या ऐसे कदम उठाए हैं सरकार ने जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो? इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तो आपको ये बताने हैं कि कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं इससे रोजगार। तो आप स्कीम जो चल रही है उसको बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि देखो लोन सस्ता दे रही है, सरकार गारंटी ले रही है, ऐसी जो भी चीजें हों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से रिलेटेड वह बताओ। अब आपको कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से मैं कैसे चीजें इकट्ठा करूं, तो ऑलरेडी आपके मेंस में टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो आपको एक पेज बनाना चाहिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, जितना भी करंट में चीजें आए वह सब उसमें नोट करो और मेंस में यूज करो। एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही जाता है इस टाइप का। ठीक, चलिए 15 नैनो प्रौद्योगिकी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं मेंस में। यहाँ किससे रिलेटेड पूछ दिया? नैनो प्रौद्योगिकी का कृषि में, नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या योगदान है, ऐसा क्वेश्चन। तो नैनो टेक्नोलॉजी से कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो। प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकते हो। 2011 से 2024 तक सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक ऑलरेडी कंप्लीटेड। नैनो प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है? यह प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक है? तो दोनों बतानी है, सामाजिक भी आर्थिक भी। सिर्फ पैसे का फायदा होगा, पैसे का ये होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, ये सब नहीं, सामाजिक भी बताना है और आर्थिक भी बताना है। नैनो टेक्नोलॉजी आपके स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ाई जाती है, उसके बाद आप करंट अफेयर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आसान है, इस पे क्वेश्चन बना कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। 16 भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र, बड़ी घटना है। सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा उसका उपयोग है, तो इस पे काम चल रहा था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसा नहीं है कि क्यों पूछ दिया गया या ये अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है क्वेश्चन कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं पूछे गए हैं अधिकतर। मैंने GS1 कराया, उसमें भी हमने देखा, GS2 कराया, उसमें भी हमने देखा, GS3 में भी आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा ये क्यों पूछा गया। आतंकवाद वाला हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, या खाद्य प्रसंस्करण हो, या मानव इंडेक्स हो, ये सब क्वेश्चन, ये वाला सेमीकंडक्टर, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। आपका वो उग्रवाद अलगाववाद वाला क्वेश्चन, तो सब रिलेवेंट है कि इसमें पूछे जा सकता है। तो मेंस तभी आदमी कहता है अगर आपकी स्पीड बढ़िया है, आपने अच्छे से रिवीजन किया है, तो मेंस में अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, कुछ भी पूछा जाता है, तो प्रीलिम्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां बताओ। हमारे पास हो सकता है रॉ मटेरियल ना हो सकता है हमारे पास टेक्निक ना हो सकता है हमारे पास स्किल मजदूर ना हो। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आराम से हो जाएगा अगर आपने करंट अफेयर्स में अच्छे से पढ़ाई की है, आपने स्टैटिक पोर्शन जो पढ़ाया गया होगा उसको पढ़ा है सेमीकंडक्टर को लेकर। 17 खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत हैं। इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदा को कम करनी है तो आवश्यक उपायों की व्याख्या कीजिए। तो 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला वही खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है। दूसरा, इनका खनन द्वारा शोषण होता है। तीसरा,
पर्यावरणीय आपदा और चौथा उससे बचने के उपाय। 4 पार्ट में आप डिवाइड करो, बढ़िया से पॉइंट्स बताते हुए आगे बढ़ जाओ। कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। खनिज संसाधन इतना ज़्यादा अगर हम कहें कि वर्ल्ड में भी चीज़ें अगर चल रही हैं तो कहीं न कहीं खनिज संसाधन के भी आस-पास चल रही हैं। खनिज संसाधन मिल जाए इसके लिए देश एक दूसरे पे हमला भी कर रहे हैं। मिनरल रिसोर्सेस आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी, क्योंकि वहीं से चीजें निकलती हैं। खनिज संसाधन होगा जिस देश के पास, वह बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। शुरुआत वहीं से होती है, खनिजों से ही। तो कंट्रीज इकोनॉमी फंडामेंटल है उसमें। दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाई माइनिंग। व्हाई इज माइनिंग कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट हैजार्ड। एक मैं एग्जांपल बता दूं, मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ से आप ये सब चीजें निकाल रहे हो, बड़ी बड़ी कहते हैं वो कि छोटे छोटे बम टाइप लगा के उसे उड़ा देते हो और फिर नीचे से खनन करते हो सकता है उसके पास गांव हो और वह पूरी धरती हिल जाए। वहां हो सकता है जहाँ खनन कर रहे हो वहां पहले जंगल था, लेकिन खनन जरूरी है इसलिए आप जंगल को साफ कर दिए, पेड़ काट दिए। हो सकता है उस खनन से वहां की जो नदी बह रही है उसके पास से वो प्रदूषित हो जाए। तो ऐसे भी पर्यावरणीय आपदाएं हो सकती हैं, और भी हो सकती है। मैंने हल्का सा एग्जाम्पल सरल वाला दिया जिससे आपके समझ में आ जाए कि अच्छा अच्छा हाँ इस टाइप की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आपको वो सब चीजें हो सकता है समझ में ना आए। पेरिस समझौता 10 साल हो गए थे। क्वेश्चन आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या पूछा गया, पेरिस समझौता के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए। ये तो आसान है। बताइए कि उन्हें किस प्रकार कॉप 26 में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई, इस दिशा में किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2022 में अद्यतन किया जाता है। यानी 2022 की बातें हो रही हैं, 2021 की बातें हो रही हैं, 2015 की बातें हो रही हैं। हम कब बैठे हैं? 2025 में बैठे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आसान नहीं है, क्योंकि 2024 का पूछा जाता है आंसर। कॉप जो भी हुई है बाकू वगैरह में, जलवायु परिवर्तन पर बाकू में हुई थी शायद, ठीक है, अजरबैजान में। तो वह पूछा जाता आप बता सकते हो, लेकिन ये 2021 का 2022 का, तो इसके लिए आपको ये चीजें जो हुई हैं पेरिस समझौता वगैरह इससे पहले 1972 से आपको याद करनी है चीजें। 1972 में मीटिंग हुई, फिर क्या हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। वहां से चीजें निकलनी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और रेगिस्तान वाला एजेंडा 21, ये सब चीजें आगे लेकर आए। फिर आप क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह होते हुए पेरिस वगैरह सब कुछ, नागोया प्रोटोकॉल, ये सब कार्टेजेना वाला, ये सब पढ़ते हुए आपको आना है। जितनी भी सीओपी हुई है सबको आपको पढ़ना है, तब जाकर चीजें सही होंगी। ठीक है। 19 नंबर, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है? ये नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मणिपुर वगैरह में, नागालैंड वगैरह में क्या हो रहा था। उसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि उत्तर पूर्वी, आप जानते हैं वहाँ के जो सीएम है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उस राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्य में। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी चुनौतियां हैं? चुनौतियां बतानी है, तो ये आपको स्टैटिक में भी पढ़ाया गया होगा कि कौन सी चुनौतियां हैं। विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों, शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाके कीजिए। अब इसने एक दशक क्यों लिखा? क्योंकि नई सरकार जो आई है, गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार या भाजपा की सरकार, उसको एक दशक लगभग हो गया, 10 साल हो गया। तो ये पूछना चाह रहे हैं उस 10 साल में उन लोगों ने क्या किया, कितने सहमति पत्र किए, कितने शांति समझौता किए वहाँ के जो गुट हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो हमें नहीं लगता कोई टफ क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का भी मान सकते हैं क्योंकि स्टैटिक में भी पढ़ाई जाती हैं चीजें। ठीक है। 20 नंबर, भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियां और आगे बढ़ने के मार्ग पर विचार कीजिए। अब समुद्री सुरक्षा, क्योंकि आप जानते हैं मलक्का स्ट्रेट जो है ना, वहां से कई क्या जाते हैं, जहाज जाते हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हम अंडमान निकोबार में अपना बेस बना लेंगे, जिससे कोई समस्या हो तो हम वहां पे अपना गढ़ मजबूत कर लें। क्यों ये क्वेश्चन आया होगा? क्योंकि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो घटना हुई, फिर उसने मलक कौन सा वो है, क्या कहते हैं, हुर्मुज जल संधि, जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है,
वहां पे क्या ईरान ने कहा कि हम इसको बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें अव्यवस्थित होती, कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं वह हमें बता रही हैं कि समुद्री जो सुरक्षा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। या तो हमारा जहाज जाता है तो यमन में जो हुती है वह कुछ ना कुछ कर देते हैं। भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अति आवश्यक है? जहाजों पर कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियां आगे बढ़ने पर मार्ग पर चर्चा कीजिए। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, कहीं ना कहीं एक दो साल में जो घटनाएं चलती रहती हैं उसी पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको बताना है कमेंट में कि आपको इजी लगा या मॉडरेट लगा या टफ लगा। एक ये भी बात हो सकती है, आप अगर मॉडरेट कह दें या इजी कह दें, हो सकता है मैंने जो समझाया आपको तो आपको लग रहा हो मेरे समझाने से कि ये तो इजी है, ये तो इजी है। लेकिन जब आप कॉपी लेकर बैठेंगे ना तो यही चीजें टफ लगने लगेंगी। क्यों टफ लगने लगेंगी? क्योंकि आपको 7 मिनट में उस क्वेश्चन को समझना भी है, करना भी है। 10 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फ्रेम करना है, लिखना है। तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। ये आता मुझे सब है, लेकिन 150 शब्दों में उसे लिखना, 250 शब्दों में लिखना और 3 घंटे लगातार लिखना, सोच के लिखना, राइटिंग बना के लिखना, ये टफ कर देता है क्वेश्चन को। अगर यही 6 घंटे में लिखना हो तो इजी हो जाएगा। मैं सोच सोच के बढ़िया बढ़िया लिखूंगा, शब्दों की कोई सीमा ही ना हो, जो मन हो लिखो, तो और बढ़िया लिखूंगा। क्योंकि आपके पास विचार बहुत है लेकिन उसे समेटना है 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, ये बड़ी बात होती है। तो कैसा लगा आपको पेपर, बताइएगा जरूर। और जो 2026 वाले हैं वह इन पेपर्स को सॉल्व भी करें बैठ के प्रॉपर 3 घंटे में, और चेक करें खुद, देखें कितना आपको आता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।